ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम लैब करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल नंबर 1 है, कोर्स 612 की। अच्छा, 612 के मैं आपको एक ओवरव्यू अगर दूं तो वो ये है कि इसकी की सारी लैब्स एक्सेल एमएस एक्सेल पे ही होंगी, डेटा एनालिसिस के टूल पैकेज के इस्तेमाल के साथ। और इसमें एज़ कम्पेयर टू द अदर कोर्सेस या अलग मेजर्स, इसमें इंटरप्रिटेशन का इतना काम नहीं है जितना इसमें आई वुड से कि फार्मूलाज का काम है। और आपको फिर ऑफ कोर्स फिर अंडरस्टैंडेबली उसके फार्मूलाज पे भी आपको अलग से फिर उसको याद करना पड़ेगा। बहरहाल शुरुआत करते हैं, ये खोली हुई है मैंने। ड्रॉ 100 random samples of size n5, 10, 30 from normal distribution mu 80 and sigma 5। सही है। Construct 95% confidence interval of mu if sigma square is unknown and if sigma square is known. Calculate and compare expected length of confidence interval with different sizes of n and plot the CI of mu and comment on the shape। अच्छा, क्या चक्कर है? कुछ नहीं है, 100 रैंडम सैंपल्स हमें जनरेट करने हैं और 100 रैंडम सैंपल्स जो हैं वो साइज़ 5 के भी होंगे, 10 के भी होंगे और 30 के भी होंगे, मतलब 3 टेबल्स बनेंगे, राइट। फिर उनके साथ क्या काम करना है उनका, भाई हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है मीन का, जिसमें एक बार हमें सपोज करना है कि भाई सिग्मा स्क्वायर अननोन है और एक बार सिग्मा स्क्वायर नोन है। सही है। फिर हमें इनकी, जब हम सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर इज अननोन का एक एक का फिर काम ये होगा कि हमें एक्सपेक्टेड लेंथ बनानी है। एंड एक्सपेक्टेड लेंथ के लिए जो है हम 95% इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है, राइट। डिफरेंट साइजेस ऑफ एन के फिर मतलब 5, 10 और 15 जो हैं, या सॉरी 30 जो हैं, इससे एक एक के हम लोग लेंथ्स को कंपेयर करेंगे और फिर हम बताएंगे कि भाई एन साइज बढ़ने पर कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट। और फिर हम बस एक प्लॉट कर देंगे। फार्मूला इसका सिंपल ही है। सिग्मा स्क्वायर व्हेन नोन का फार्मूला होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का कि एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10। सही है। और व्हेन अननोन से क्या होता है, जब सी आई का होता है एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 डॉट एस मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10। अब फ़र्क क्या है इन दोनों में? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये दोनों के दोनों जो जेड हैं और स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिफरेंट नहीं है। सही है। किस सेंस में? आई मीन एक सेंस में ही मैं कह रहा हूँ मैं आपको, लेकिन किस तरीके से? क्योंकि जेड और टी में सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है, या जो दो मेन फ़र्क हैं वो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये है कि एक इसमें वेरिएंट्स के नोन होने में और ना नोन होने में है, और या ये कि सैम्पल साइज़ जिस पर हम काम कर रहे हैं वो कितना है। सही है। अभी जैसे हम चेक कर सकते हैं कि सिग्मा स्क्वायर जब पता होता है तो हम जेड का इस्तेमाल करवा रहे हैं, और जब अननोन होता है तो हम टी का इस्तेमाल करवा रहे हैं। और इस प्रैक्टिकल के लिए आई वुड से कि इतना भी हमारे लिए जानना काफ़ी है। सही है। अभी हम प्रैक्टिकल शुरुआत करते हैं। सही है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल्स पहले से मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन चूँकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा ये फ्रॉम स्क्रैच कैसे करना है, तो मैं शुरू करता हूँ। कुछ नहीं करना, x1 से x2 तक आप ले लें। सही है। डेटा एनालिसिस का टूल पैक होता है, अब तक मुझे उम्मीद है आप लोगों के पास होगा ही है, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कहाँ से होता है, कैसे होता है। सही है। गए, फिर क्या करा आपने, और रैंडम नंबर जनरेशन पे गए। रैंडम नंबर जनरेशन में नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं? हम अभी साइज़ 5 के लिए काम कर रहे हैं। 5 100 होंगे, जैसे बोला कि 100 का साइज़ लेना है। नॉर्मल मीन हमें दिया हुआ है 80, जैसे हमने सवाल में देखा था। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था? सिग्मा हमारे पास 5 ही गिवन है। सही है। आउटपुट रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि इसकी क्या बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको तो पर से सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल बनता है।
असल में ये भी है ना मेरे पास। ओके, सही है। और ये हमने इसका सेलेक्ट कर दिया। सही है। अब हम इसकी फिर से शुरुआत करते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा सही, 5 ही लेना है ना, मैंने 10 गलत लिया। सही है। वो आई सपोज मैं प्रीवियस स्लैप कर रहा था, उसकी थोड़ी रेमिनेंस आ गई थी। बहरहाल, अब हमें क्या करना है, अब हम इसका लेते हैं मीन, क्योंकि हमें फार्मूला क्या बनाना है, सिग्मा स्क्वायर नोन और अननोन का। तो उस चीज़ फार्मूले में जो चीज़ें पुट होंगी उन चीज़ों को हमें पहले निकालने की ज़रूरत है। एवरेज, सही है, एक्स बार। अब ऑफ कोर्स जेड अल्फ़ा की वैल्यू के लिए हमें चाहिए होगा जेड अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि 2 टेल है हमारे पास, टेस्ट है नॉर्म डॉट एस डॉट इनवर्स, राइट। इसमें हम 0 पॉइंट, अच्छा 2 टेल में ना एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप प्रॉब्लम पुट करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि निकालते कैसे हैं। ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हमें दिया हुआ था 95% कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। 95% जो कॉन्फिडेंस हमें बताते हैं वो कॉन्फिडेंस, आई डोंट रियली रिमेंबर द टर्म, बट कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट के नाम से ही कुछ मेरे ख्याल से जाना पहचाना होता है। तो 95% को वो परसेंट में है। आपको जो चाहिए वो अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट नहीं, फॉर्मूला में पुट करने के लिए। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं भाई इसको, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 95% जो होता है वो तो होता है क्या कहते हैं परसेंट में, राइट। परसेंट के यूनिट में, उसको नॉर्मल यूनिट्स में लाते हुए जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 0.95, राइट। अब 0.95 को जब आप 1 से माइनस करवाएंगे अल्फ़ा में कंप्यूट करने के लिए, सही है। 1 माइनस अल्फ़ा जब हम करवाएंगे इसको अल्फ़ा में कन्वर्ट करने के लिए, हमारे पास फिर 1 माइनस 0.5 कर दें, 0.05 पर अल्फ़ा बाई 2 है, तो अल्फ़ा बाई 2 के लिए हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन गई 0.025। इस तरीके से ये वाली प्रोबेबिलिटी जब हम जेड अल्फ़ा की वैल्यू मांगी जाएगी, जहाँ पर हमें पता है कि हमें वैल्यू पुट करनी, तो प्रोबेबिलिटी ये पुट करिएगा, डायरेक्ट 0.5, 0.05 या 95% मत पुट कर दिएगा। 0.05 भी आप पुट कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन के 2 टेल है या सिंगल टेल है, सही है ना क्या भाई। अच्छा चूंकि टू टेल है तो इसकी माइनस साइन की वैल्यू नहीं है, तो मैं एब्सोल्यूट लगाकर इसके माइनस को ख़त्म कर दूंगा, सही है। इसको उठा देता हूँ। अच्छा अब z की वैल्यू आ गई, अब क्या चाहिए हमें, अब हम डायरेक्ट निकाल देते हैं सी आई अपर एंड सी आई लोअर, एक्स बार प्लस जेड अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। अच्छा हाँ, सिग्मा तो हमारे पास नोन है ना, कि हम पहले नोन का निकाल लें। सिग्मा हमारे पास फॉर्मूले में 5 दिया हुआ है, या क्वेश्चन में सॉरी। सिग्मा डिवाइड बस अंडर रूट एन, अंडर रूट एन निकालने के लिए हमारे पास 5 है अभी, ये हम निकाल लेंगे, सही है। ये आ गया। अब हम इसी को वापसी वो करते हैं कि एक्स बार माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, सही है। हमारे पास अपर आ गई और लोअर लिमिट आ गई, सही है। इस तरीके से हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आ गया, सही है। और अच्छा एक चीज़ जो ना आपको मैं अभी बता दूं कि आप लोगों को मसला होगा आगे, कन्फ्यूजन आप लोगों को बार बार आएगी कि अपर कौन सी होती है और लोअर कौन सी होती है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर तो यहाँ पर एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगाकर इसको सही कर दिया, लेकिन आम तौर पे जो है जब आप करेंगे और अगर आप चूंकि डायरेक्ट पुट करेंगे तो ऐसा हो सकता है आप एब्सोल्यूट लगाना भूल जाएं। उस सिचुएशन में आप हमेशा ये नोट रख करिएगा कि अपर लिमिट नाम में ही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अपर लिमिट हमेशा बड़ी होती है, सही है।
तो 76 से लेकर 84 तक जो है वो इसकी लिमिट है। 76 लोअर है, 84 अपर है। इसके मुताबिक दोनों लिमिटों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ही उसकी अपर लिमिट होती है। इस चीज़ को याद रखिए क्योंकि फॉर्मूलाज में कई बार पुट करते हैं वो। अब हम इसकी निकालते हैं लेंथ। लेंथ कैसे निकलती है? कुछ नहीं, अपर को माइनस कर दें लोअर से। सही है, हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। अब क्या करना है हमें? अब हमें जो है वो अननोन के लिए निकालना है। अननोन में हम टी इस्तेमाल करते हैं, टी अल्फ़ा बाई 2 निकाल लेते हैं। टी अल्फ़ा बाई 2 में जब हमारे पास आती है वैल्यू, तो टी का फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। टी डॉट इनवर्स डॉट 2t। सही है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है, मैं आपको एक बात पहले से बता रहा हूँ, दोनों में जो है वो हम इसकी क्या कहते हैं, वो टी स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं, राइट। दोनों हम स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं। टी का भी अभी स्टैटिस्टिक निकालना है, जिस तरीके से जेड अल्फा बाई 2 में हमने इसका जेड का स्टैटिस्टिक निकाला था। अच्छा, अब अल्फ़ा में जैसे मैंने आपको बताया था कि जेड अल्फ़ा बाई 2 है, तो आपने डायरेक्ट अल्फ़ा को 2 से डिवाइड करा है, फिर वैल्यू में पुट करा है, फिर फॉर्मूला में पुट करा है। लेकिन टी इन्वर्स जब आप डॉट 2t का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो आप जो है वो 2t जो डिवाइड बाई 2 है ना, वो खुद डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर कर रहा होगा। इसलिए जो आप वैल्यू पुट करेंगे ना, वो डिवाइड बाई 2 करके नहीं पुट करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे, जो होगी 0.05। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? n-1 4 है। या क्या आ गई टी की वैल्यू। सही है। अब हम ले लेते हैं सी आई अपर और सी आई लोअर। सही है। अच्छा, सही है। एक्स बार प्लस टी अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। अच्छा, अब सिग्मा जो था हमारे पास अननोन है, राइट। तो उस चीज़ के लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है एस टी डी डॉट एस। ये आप चाहें तो आप अलग कॉलम में भी ले सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट ही ले रहा हूँ। सही है। स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि एन तो 5 ही है, राइट। क्या आ गया पर? माइनस टी सही है। अब आप एक चीज़ और करिएगा जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आप z की लेंथ को चेक करें ना, तो आप देखिए कांस्टेंट है। t की खासियत क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अपर माइनस लोअर, मैंने लोअर माइनस अपर कर दिया था असल में। ये है हमारे पास वैल्यू, अनकॉन्स्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेरिएंस हमारे पास अननोन था। सही है। और हमारे पास नोन था ना जब वेरिएंस, तो हमने, और नोन कौन सा था, मतलब किस चीज़ का वेरिएंस है भाई? वो सैंपल का नहीं, वो पॉपुलेशन का वेरिएंस था। वो जब हमारे पास नोन है ना, तो हमें डायरेक्ट निकालने की ज़रूरत कोई नहीं है सैंपल की, क्योंकि हम काम तो सैंपल पे भी इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पॉपुलेशन के एस्टिमेट चाहिए होते हैं। सही है। लेकिन टी इस्तेमाल ही जब होता है जब हमें वेरिएंस अननोन है पॉपुलेशन का, तो हम सैंपल का निकालते हैं। और चूँकि सैंपल सैंपल के इनेटली जो नेचर होता है डेटा का, वो हमेशा क्या कह सकते हैं उसमें, हमेशा डिफरेंट होगा, आपका पॉपुलेशन से मिलता जुलता नहीं होगा, राइट। बायस्ड होता है हमेशा, प्योर एस्टिमेटर नहीं होता जैसे मीन होता है। तो उस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए टी का जो फॉर्मूला बना था वो बना ही इस तरीके से था कि वो वेरिएंस को भी मद्देनज़र को रखते हुए उसको जितना ट्रू जो वेरिएंस है यानी पॉपुलेशन का वेरिएंस के करीब आ सके। बहरहाल ये लॉजिक की बात है, आई डोंट थिंक ये आपके लैब में इस्तेमाल होगी, लेकिन जितना आपको पता है उतना आपके लिए बेहतर है, आई सपोज। सही है। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, हमारे पास लेंथ भी आ गया है। अब क्या करना था?
क्या करना था? Calculate and compare constant and CI with different size of n. Plot CI of mu and comment on the shape. mu के इस पे वो करो का क्या मतलब था? अब जैसे हमें पता है कि भाई हमें जो ट्रू मीन है वो सही है, इसकी मैंने मीन के बना दिया। अब जो है हम चेक करते हैं, जैसे हमें पता है कि ट्रू मीन जो है वो 80 है हमारे पास, राइट, सवाल में दिया हुआ है। अब हम इसके साथ बनाएंगे ग्राफ्स, दोनों लिमिट्स का, जो हमने एक्सपेक्टेड बनाई है और जो ट्रू थी, राइट, कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ, ये चेक करने के लिए कि कितना ज़्यादा वो डिफरेंट आ रहा है, राइट। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि नीचे बंद भी हो सकता है। बहरहाल इंसर्ट पे जाएंगे, ग्राफ पे जाएंगे, एंड ये ग्राफ बन गया। सही है। इसी तरह आप टी का भी बनाएंगे। और अब आप गौर करिएगा, जितना मेरा ख्याल है कि टी में जो ये जैसे लाइनें हैं ना, ये ऊपर नीचे जा रही हैं, टी में ये ज़्यादा होगा। मैं आपको, और ये डेटा देखकर मैं नहीं आपको बता रहा, ये टी, हाँ, की जो है वो प्रॉपर्टी में है। अब आप देख सकते हैं इसको, अगर मैं इसको किसी तरीके से बड़ा कर दूं कि इसकी पीकनेस कितनी आ रही है। सही है। और अगर मैं इसी तरीके से इसको भी इतना ही बड़ा कर दूं, सही है, हम चेक कर सकते हैं कि टी में जो है वो ज़्यादा आ रही है। बहरहाल ये हमारा चार्ट बन गया, और हमें यही सिर्फ काम करना था इसके अंदर। अब ये मैंने N5 के लिए करा है, ये जो है वो आपको N10 और N30 के लिए भी करना है, लेकिन एक इसमें था जो आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, एक्सपेक्टेड लेंथ और वेरिएंस भी था ना, एक्सपेक्टेड लेंथ और एक्सपेक्टेड वेरिएंस। आई मीन आपको बनाना है तो बना दें, लेकिन लेंथ का हमें चाहिए ना, लेंथ की एक्सपेक्टेड लेंथ और वेरिएंस। लेंथ हमारे पास ये है, एक्सपेक्टेड क्या है, एवरेज P2 P101, सही है, वार। सही है, ये हमारे पास वेरिएंस आ गया है कि इतना वेरिएंस जो है वो इतना ज़्यादा, जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सपेक्टेड वेरिएंस का। और हमें z का भी निकालना होता है, लेकिन मैं अंडरस्टैंडेबल सी बात है, मैं इसमें आपकी एक्सपेक्टेड लेंथ में क्या निकालूंगा, लेंथ इसमें कांस्टेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स वो z है, राइट। अभी निकाल लेते हैं, हमें भी पता है कि मीन क्या आएगा और हमें पता है कि वेरिएंस भी क्या आएगा, राइट। जब भी फॉर कीप सेक निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हमसे बोला गया है कि निकाल के दिखाओ तो निकाल के दिखा देते हैं भाई। जीरो, सही है। जब डेटा एक दूसरे से अलग ही नहीं है तो किस बात का आपको वेरिएंस देगा राइट। P2 सही वैल्यू उठाई है, सही उठाया है, मुझे लगा मैंने सेल सही नहीं उठाया, ये से उठाया। बहरहाल ये है, ये आपके पास काम ख़त्म, यही काम इधर हुआ हुआ है, राइट। और ये काम हुआ हुआ है N10 के लिए और N50 या 30 जो भी था सारा पूरा वही काम है, बस सैंपल साइज बढ़ते जा रहा है और कोई चीज़ नहीं है, न्यू नहीं है। अच्छा, जब आप एक्सपेक्टेड लेंथ इन सबके आ जाएंगे
तो चूँकि हमें कंपेयर करके बताने का भी कहा गया है, तो वो तो आई मीन हैंड रिटन है, तो आपको बेहतर ही पता है कि कुछ भी नहीं करना है, बस एक टेबल बनानी है। टेबल के अंदर जो है वो मीन्स तीनों के हम लिख देंगे और वेरिएंस लिख देंगे, और लिख देंगे भाई N5 का इतना मीन वेरिएंस है, N10 का इतना है, N30 का इतना है। और बता, और लेंथ की ना हम, अच्छा ये लेंथ का बनेगा मीन और वेरिएंस, राइट। और हम फिर बता देंगे कि भाई जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा कम होगा ना, हम बता देंगे कि लेंथ उसका ज़्यादा बेहतर है। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? कुछ चेंज हुआ है, मैंने कुछ किया होगा, गलती से कुछ टाइप कर दिया होगा मैंने। ये तो बड़ी ख़तरनाक जा रही है भाई वेरिएंस। अच्छा उसने मिनिमम को भी ले लिया ना अल्लाह के बंदे ने। अच्छा सही है, ये चेक कर लिएगा आप लोगों ने, जैसे आप देख सकते हैं मैंने क्लिक करा था, ये मीन को भी उठा रहा है। बहरहाल छोड़ें, वो अंडरस्टैंडेबल है। सही है, तो जब आप तीनों की बना लेना तो फिर आप ये बता दिएगा कि जिसकी सबसे ज़्यादा लेंथ कम होगी वो बेहतरीन है, जिसका वेरिएंस और लेंथ से ज़्यादा कम है वो बेहतरीन है। और स्टैटिस्टिक्स के रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम लोगों को ये पता है कि जितना ज़्यादा सैंपल बेहतर होगा उतना ज़्यादा लेंथ उसकी कम होती जाएगी, राइट। तो जितना ज़्यादा एन होगा उतना ज़्यादा उसकी लेंथ या जो डिफरेंस है वो कम होगा। सही है, इसके साथ ये वाली लैब हमारी भी फिनिश होती है।